हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के और कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स में डिवाइडेड थे मेनली। एक था प्राइमरी मेमोरी और एक था सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स में डिवाइडेड थे मेनली, रैम, रोम। फिर रैम के दो टाइप्स थे, रोम के थ्री टाइप्स थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। सेकेंडरी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोल के भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच मेनली डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी मेमोरी एक फास्टर मेमोरी है। फास्टर मेमोरी मतलब क्या? ये एक ऐसा मेमोरी है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, डाटा को प्रोसेसिंग करने का स्पीड बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रोसेसिंग स्पीड है, सेकेंडरी मेमोरी का डाटा स्टोरेज करने का जो स्पीड है, वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। जिसके वजह से ये सस्ता भी होता है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग स्पीड कम है। जैसे कि आप ये चीज याद रख लो कि जिस तरह का मेमोरी का प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगा, जिस मेमोरी का डाटा एक्सेसिंग स्पीड ज्यादा होगा, वो मेमोरी का प्राइस ज्यादा होगा। और जिस तरह का मेमोरी का एक्सेसिंग स्पीड या फिर डाटा को स्टोर करने का कैपेसिटी स्लो होगा, उस तरह का मेमोरी का प्राइस जो होता है वो कम होता है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी का डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जबकि कम है, तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी प्राइस में भी कम है, मतलब सस्ता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। क्या सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से सस्ता है? पर प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था कि प्राइमरी मेमोरी में जो दो तरह का मेमोरी होते थे, रैम और रोम। रैम हम यूज करते थे तब जब हमें उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम रैम को यूज करते थे जो डाटा हम रिसेंटली सीपीयू को प्रोवाइड करना चाहते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब सीपीयू रिसेंटली डाटा को एक्सेस करने के लिए जो जो उसको चाहिए, उस चीज को स्टोर करके रखने के लिए हम रैम को यूज करते थे। रैम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता था। और रोम हम क्यों यूज करते थे? रोम यूज करते थे मेनली हम बायोस, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें जो प्रोग्राम चाहिए या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते थे रोम। ओके। पर हमें अगर कुछ इमेजेस, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो या फिर कुछ पिक्चर्स या फिर कुछ एनिमेशन, ये सारी चीजें अगर हम हमारे डिवाइस में स्टोर करके परमानेंटली रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक मेमोरी चाहिए। तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो इसीलिए लिखा गया है कि ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। मतलब ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या? जिस डिवाइस में हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, कब तक? जब तक हम चाहते हैं। ओके, परमानेंटली। तो सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम जिस तरह का डाटा चाहते हैं उस तरह का डाटा परमानेंटली तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक हम चाहते हैं। ओके। पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी में हम जो डाटा स्टोर करते हैं, उस डाटा को डायरेक्टली सीपीयू यूज नहीं कर सकता या फिर सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। ओके। जैसे कि सपोज आपने अपने मोबाइल में कुछ एक एप्लीकेशन रखा है, जैसे कि कैलकुलेटर का एप्लीकेशन आपने रखा है। ओके। तो ये जो कैलकुलेटर का एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में रखा है, ये कहाँ पे स्टोर होगा? ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। जब आप अपना कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे, तो वो आपके रैम रैम में क्या होगा? रैम में ट्रांसफर हो जाएगा। रैम में फिर ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर उसको सीपीयू क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा कि हम उस कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी इनपुट देंगे उस डाटा को वो ले पाएगा रैम से, और उसको लेके प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा। वही लिखा है कि जो सीपीयू है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर्ड है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके वजह से क्या करना पड़ेगा हमें कि जो भी डाटा हमारे सेकेंडरी मेमोरी में है या फिर जो भी कंटेंट हमारे सेकेंडरी मेमोरी में है, फर्स्ट उसको कॉपी करना पड़ेगा रैम में। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी में फर्स्ट उसको कॉपी करना पड़ेगा। उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी करने के बाद फिर उसको सीपीयू क्या कर पाएगा? प्रोसेस कर पाएगा। ओके। जैसे कि सपोज आपके मोबाइल में ये एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। अगर आप उसको ऑन करते हो तो वो जाके रैम में स्टोर हो जाता है। ओके, कब तक? जब तक आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो। यहाँ पे स्टोर हो गया। यहाँ पे स्टोर होने के बाद आप उस कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू दोगे उस वैल्यू को सीपीयू लेगा। लेने के बाद प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके उस रिजल्ट को रैम को प्रोवाइड कर देगा। फिर हम उस डाटा को देखने के बाद जब हम उस कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे तो रैम उसको अपने से रिमूव कर देगा। फिर आके वो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा? स्टोर होके रह जाएगा। ओके। जैसे कि आप कुछ इमेज देखते हो या फिर कुछ वीडियो देखते हो,
जब आप कोई वीडियो को ऑन करते हो अपने मोबाइल में, वो रैम में चला जाता है। और कब तक रैम में रहता है? जब तक आप उस वीडियो को देख रहे हो, जब तक वो वीडियो ऑन है आपके मोबाइल में, और उसी को प्रोसेसिंग करता रहता है कौन? सीपीयू। फिर जब आप वीडियो देखना बंद कर दिए, फिर रैम क्या करता है? अपने से उस डाटा को रिमूव कर देता है और उसी डाटा को फिर से सेकेंडरी मेमोरी के पास भेज देता है। ओके, ये देख सकते हो। हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेनली यूज होता है एक मेमोरी की तरह, जो कि कुछ वक्त के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है। और सेकेंडरी मेमोरी है जो कि हम जिसको मेनली स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करते हैं, जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइमरी मेमोरी जो होता है नॉर्मली वोलेटाइल होता है, जैसे कि रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि वोलेटाइल है, मतलब बस कुछ वक्त के लिए डाटा को स्टोर करके रख सकता है। पर जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब जब तक हम चाहते हैं तब तक डाटा स्टोर करके रख सकता है। पर प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है, मतलब इस तरह के मेमोरी में हम डाटा, जो भी डाटा स्टोर करते हैं, उस डाटा को सीपीयू बहुत ही फास्टर स्पीड में यूज कर सकता है। पर मतलब सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में हम जो डाटा स्टोर करते हैं, उसका जो डाटा है, उस डाटा को एक्सेस करने का प्रोसेसिंग जो होता है बहुत ही स्लो होता है एज कम्पेयर टू रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर सेकेंडरी मेमोरी का जो कैपेसिटी है, लार्ज कैपेसिटी है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होल्ड करके रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव देख रहे हो, हार्ड ड्राइव लिखा है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस हार्ड ड्राइव में सपोज आपका कोई इमेज स्टोर्ड है और या फिर कोई वीडियो स्टोर्ड है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो या फिर यूज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। जब आप इसको यूज करोगे तो इसका जो डाटा है, जो वीडियो है, वो पहले रैम के पास जाएगा। रैम के पास जाने के बाद सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसको देख सकते हैं, और जब देखना बंद हो जाएगा, मतलब जब देखना हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो डाटा जाके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो ये है एक सीपीयू, जो आप अगर मदरबोर्ड का भी देखे, और जो ग्रीन कलर का प्लेट था मैंने बोला था, उस ग्रीन कलर के प्लेट में ऐसा एक मतलब जैसे कि ऐसा एक सीपीयू लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये एक सीपीयू है। ये सीपीयू का काम है प्रोसेसिंग करना जो भी डाटा इसके पास आएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एक एरिया है जहाँ पे हम रैम लगाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी लगाते हैं। नॉर्मली हमें बहुत सारे मदरबोर्ड में हमें 2 रैम लगाने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 2 रैम लगाने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे, और जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो मदरबोर्ड के अंदर नहीं होता, उसको हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो जो भी डाटा हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किए हैं, वो डाटा पहले रैम के पास आएगा। फिर रैम के पास आने के बाद रैम से वो डाटा जाएगा सीपीयू के पास, तब जाके वो डाटा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर रैम के पास आएगा, रैम के पास से आके फिर हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के पास वो डाटा जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल इसलिए बोला गया क्योंकि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। तो जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है वो नॉन वोलेटाइल है। ओके, मतलब कभी भूलता नहीं है डाटा को, जब तक वो हम चाहते हैं तब तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। वही लिखा है, द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज्ड इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, आपके कंप्यूटर में अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तो क्या तब भी आपके डिवाइस में जो इमेजेस हैं, जो ऑडियो हैं, जो भी वीडियो हैं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फिर भी स्टोर होके रहते हैं कि नहीं? वो सारे तो उससे हमें पता चलता है कि वो सारे कहाँ पे स्टोर्ड है? सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड है। जिसके वजह से हम अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करना बंद कर दें, मतलब अगर हम हमारा कंप्यूटर या फिर मोबाइल बंद भी कर दें, तब भी हमारा डाटा सिक्योरली उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होके रहता है। कब तक? जब तक हम खुद उसको इरेज करना नहीं चाहते, जब तक हम खुद उसको रिमूव करना नहीं चाहते, तब तक वो डाटा वहां पे स्टोर होके रहेगा। ओके, तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या फिर जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, एक है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंशियल मतलब क्या? सीक्वेंस वाइज, मतलब एक के बाद एक। पर डायरेक्ट एक्सेस मतलब क्या? आप डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए। मेनली 2 तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, एक है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस मतलब क्या? जैसे कि सपोज आप देखे होंगे पुराने जमाने की जो हमारे
जैसे कि टैप देखे होगे, मतलब जिसमें हम म्यूजिक सुनते हैं, जो हमारा टेप कैसेट होता है, कैसेट। अब कैसेट देखे होगे, पुराने जमाने की कैसेट जो रील वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, जिसके बाद जिस सॉन्ग को स्टोर किया गया है या फिर जिसके बाद जिस सॉन्ग को इंसर्ट किया गया है उसके बाद वही सॉन्ग आता है। हम अपने मर्जी से जिस सॉन्ग को जिस वक्त सुनना चाहते हैं उसी सॉन्ग को उसी वक्त सुन पाते हैं क्या उसमें, उस कैसेट में? नहीं सुन पाते। तो उस तरह के एक्सेस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। ओके, उस तरह के एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। जिस तरह के डिवाइस में हम जो भी डाटा स्टोर किए हैं उस डाटा को अगर हम सीक्वेंशियली एक्सेस कर पाते हैं तो उस डाटा को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सपोज आपका एक मेमोरी है, उस मेमोरी में आपने 100 फाइल्स स्टोर किया है। ओके, तो उसको नंबरिंग करके आप स्टोर किए हो, एक नंबर में ये फाइल, दो नंबर में ये फाइल, एक दो करके आपने 100 फाइल स्टोर किया है। तो एक नंबर में जो फाइल स्टोर किए हो आप उसको अगर एक्सेस करना चाहते हो तो उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, जबकि वो एक नंबर में है। पर अगर आप 100 नंबर वाला फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कैसेट का एग्जांपल दिया, अगर आपके कैसेट में 100 म्यूजिक्स हैं या फिर 100 सॉन्ग्स हैं, उनमें से आप अगर 95 नंबर म्यूजिक सुनना चाहते हो तो आपको 1 2 3 करके पूरा 94 सॉन्ग्स पहले सुनने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आप 95 नंबर सॉन्ग सुन सकते हो, या फिर आपको 94 नंबर सॉन्ग्स तक क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब जाके आप 95 नंबर सॉन्ग को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। और सीक्वेंशियल एक्सेस हम जिस डिवाइस में कर पाते हैं, जिस तरह के मेमोरी में, जिस तरह के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम जो डाटा स्टोर किए हैं उसको हम सीक्वेंशियली अगर एक्सेस कर पाते हैं तो उस तरह के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। मैग्नेटिक टेप जो है ये एक एग्जांपल है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और जिससे हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कैसे काम करता है। ओके, फिर देखते हैं और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस वाला स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें क्या होता है, हम जो डाटा स्टोर किए हैं उस डाटा को हम जैसे चाहें वैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले में बताया सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में, सपोज मैंने 100 फाइल्स स्टोर किया है, तो मुझे अगर 95 नंबर फाइल्स को एक्सेस करना है तो पहले मुझे 94 फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं 95 नंबर फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। पर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में अगर मुझे 95 नंबर फाइल को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली 95 नंबर फाइल में जाऊंगा और उसको एक्सेस करूंगा या फिर यूज करूंगा। ओके, जैसे कि हम हमारे मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में कोई भी वीडियो देखना चाहते हो या फिर कोई भी इमेज देखना चाहते हो, कोई भी म्यूजिक सुनना चाहते हो, डायरेक्टली वही म्यूजिक पे जाते हो और उसको ऑन कर लेते हो और डायरेक्टली आप उसको यूज कर पाते हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो इमेज हो। तो उस तरह के एक्सेस डिवाइस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। वही लिखा है, द डिवाइस which is used to access the stored data directly or randomly। जो डाटा हमारे मेमोरी में स्टोर है उस डाटा को अगर हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं अपने मर्जी से, तो उस तरह के डिवाइस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। नॉर्मली आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, इनमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो मेनली डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में होता है। ओके, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली जिस डाटा को जब चाहते हैं तब एक्सेस कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, देख पाते हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के। जैसे कि मेमोरी कार्ड हम एवरीडे लाइफ में हर कोई यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड में हम जो डाटा स्टोर करते हैं उस डाटा को हम जब चाहे जैसे चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसीलिए मेमोरी कार्ड को हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस बोल सकते हैं। और जैसे कि आप रियल लाइफ में कैसेट देखे होंगे, जो हमारे टेप में, मतलब जो हमारा टेप रिकॉर्डर है उसमें हम जो कैसेट लगाते हैं रील वाला, उस कैसेट में हम जैसे डाटा स्टोर किए होते हैं हमें उसी हिसाब से वो डाटा को सुनाता है। मतलब जिस हिसाब से हम म्यूजिक को उसमें ऐड किए हैं उसी सीक्वेंस में हमें उसी एक म्यूजिक के बाद और एक म्यूजिक को वो हमें प्रोवाइड करता है या फिर सुनाता है। हम अपने मर्जी से उसमें म्यूजिक को नहीं बदल सकते। वो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि सेकेंडरी डिवाइस या फिर सेकेंडरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रोसेसिंग स्पीड वो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी।
ओके। और जब भी हम कुछ डाटा अगर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किए हैं, उस डाटा को अगर सीपीयू यूज करना चाहता है तो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगा। इसके वजह से वो क्या होगा, वो डाटा पहले रैम में जाके कॉपी हो जाएगा, फिर रैम से डाटा लेके सीपीयू उसको आसानी से प्रोसेस कर सकता है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये परमानेंटली स्टोर होकर रहता है जब तक हम चाहते हैं। जब हम इरेज करना चाहेंगे उससे आसानी से इरेज कर सकते हैं। ये जो सेकेंडरी जो मेमोरी है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये मेनली दो पार्ट्स के हैं या फिर दो तरह से डिवाइडेड है। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। अगर हम एक सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर किए हैं उसको अगर सीक्वेंशियली हम एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब जिस तरह से स्टोर्ड है, मतलब जैसे कि मैंने 50 फाइल स्टोर किए हैं, पहले जो फाइल को स्टोर किया मैं पहले उसी को एक्सेस करूंगा। अगर मुझे 45 नंबर फाइल को एक्सेस करना है तो मुझे उसके पहले 44 फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं 45 नंबर फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। उस तरह के स्टोरेज डिवाइस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। और अगर एक मेमोरी जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड में आप जो डाटा जहां भी जब भी जिसी भी वक्त स्टोर किए हो, आप अगर डाटा को रेंडमली अपने मर्जी से एक्सेस कर सकते हो, जिस डाटा को जब चाहो तब ओपन कर सकते हो, तो उस तरह के डिवाइस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। फिर हम कुछ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।